देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं गुरुजी तर्कस में, आपका अपना चैनल। आपको करना क्या है, आपको गुरुजी तर्कस को लगातार शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बताते रहना है कि गुरुजी तर्कस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूपीपी एग्जाम के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दे रहा है और जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस सेट का करवा रहे हैं हम लोग। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा हम अपने एक्सप्लेनेशन को और ज़्यादा डीप करते जाएंगे, हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आपको करना बस ये है, आपको हमें प्यार देते रहना है, लगातार हमारे चैनल को देखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए समय को न व्यर्थ करते हुए आइए मैं देवेंद्र सिंह आपको हिंदी के कुछ प्रैक्टिस सेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराता हूँ। उम्मीद है कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी और कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन आपके यूपीपी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना, जिनको कि आपको बहुत ध्यान से और सूचनाओं को देखते हुए समझते हुए चलते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है अपने जीवन पर लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, है ना। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन पर कथा लिखता है तो उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है रेखा चित्र, फिर लिखा हुआ है संस्मरण, फिर लिखा हुआ है जीवनी, फिर लिखा हुआ है आत्मकथा, है ना। तो चलिए करते क्या है, सबसे पहले रेखा चित्र के बारे में जान लेते हैं। रेखा चित्र कई बार नाम सुना होगा आपने, हाई स्कूल इंटर में जब कहानियां सुनी होंगी तो ये देखा होगा कि जो भी कहानी की गद्य की विधा है वो रेखा चित्र है। चलिए बात करते हैं जरा गद्य की विधाओं के बारे में। इसके बारे में गद्य की विधा, है ना। तो गद्य की विधा में आपको क्या देखने को मिलेगा, कहानी, है ना। मतलब गद्य किस किस रूप में लिखा जा सकता है ये आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी हो गया, नाटक हो गया, है ना, निबंध हो गया, एकांकी हो गया, है ना, और क्या उपन्यास हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा। ये सब क्या है, ये सब गद्य कहानी की मतलब गद्य की विधाएं हैं। ये मतलब गद्य की रचना अगर करनी है तो हम कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, इन सब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, गद्य की विधा की रचना कर सकते हैं, है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, बात करते हैं रेखा चित्र के बारे में। किसके बारे में, रेखा चित्र के बारे में। हाई स्कूल इंटर में जब आपने कहानियां पढ़ी होंगी, अपनी गद्य की किताब पढ़ी होगी, तो उसमें देखा होगा कि जो गद्य की विधा है वो कभी कभी नाटक के रूप में लिखी होती है, कभी कभी एकाकी के रूप में, है ना, इस तरीके से लिखी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो रेखा चित्र को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये होता है कैरेक्टर स्केच। क्या होता है, कैरेक्टर स्केच होता है। कैरेक्टर स्केच मतलब चरित्र चित्रण। क्या, चरित्र चित्रण, किसी के चरित्र का चित्रण किया जाना, है ना। कोई व्यक्ति आपके सामने मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी जब जो कवि है, लेखक है, उस व्यक्ति का ऐसा जीवांत शब्दों का प्रयोग करके वर्णन करता है कि छवि हृदय में सजीव हो उठती है। सुनिए, किसी के मतलब कोई व्यक्ति आपके सामने मौजूद नहीं है लेकिन आपने हो सकता है कभी उसको न देखा हो, लेकिन उसके रूप का, उसके मानसिक बुद्धिमत्ता का, उसके शारीरिक योग्यता का, उसके गुणों का, उसके अवगुणों का इस प्रकार वर्णन किया जाना कि एक जीवांत चित्र बन जाए आपके हृदय में, वही क्या कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है। जैसे हम कैरेक्टर स्केच इंग्लिश में पढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार, है ना। और हम बात करें कि रेखा चित्र के दो महत्वपूर्ण, रेखा चित्र को लिखने वाले दो महत्वपूर्ण कवि, दो महत्वपूर्ण लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा। कौन, महादेवी वर्मा
है ना। और अमृतलाल राय, कौन? अमृत, ये दो भैया, इन दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से रेखा चित्र को लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं संस्मरण की। तो फिर से समझिए रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इतनी अच्छी तरीके से वर्णन किया जाना, शब्दों को इतनी अच्छी तरीके से ढालना कि आपके हृदय में उसका एकदम जीवित चित्र बन जाए, वही क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र के दो महत्वपूर्ण जो लेखक है वो कौन है? महादेवी वर्मा और अमृतलाल राय। उम्मीद करते हैं कि रेखा चित्र आपके समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं संस्मरण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? संस्मरण के बारे में। संस्मरण क्या है? संस्मरण मतलब स्मरण, आप कहीं पे गए हुए हैं, समय बहुत बीत गया है और आप उस चीज को याद करके, स्मरण करके आज लिख रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। फिर से देखते हैं संस्मरण क्या है। संस्मरण मतलब आपके स्मरण शक्ति में किसी भी वस्तु की जानकारी को शब्दों के माध्यम से, है ना, व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि संस्मरण आपके समझ में आया होगा। दो संस्मरण लेखक के नाम अगर हम बात करें तो हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, है ना, और बनारसी दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, है ना। चलिए, संस्मरण क्या है? स्मरण में जो भी घटना है उसका इस प्रकार से वर्णन किया जाना ही कहलाता है क्या? संस्मरण। तो संस्मरण क्या है? स्मरण शक्ति में किसी भी घटना का होना और जब आप उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं वही कहलाता है संस्मरण। और अपने जीवन पर लिखी कथा, स्वयं अपने जीवन पर अपने द्वारा लिखी गई कथा क्या कहलाती है? आत्मकथा। स्वयं अपने द्वारा अपने जीवन की कथा जब लिखी जाती है तो आत्मकथा कहलाती है। और जब किसी महान पुरुष की कथा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है तो क्या कहलाता है? जीवनी कहलाती है। तो अपने जीवन पर लिखी गई कथा क्या कहलाएगी? इसका नंबर होगा डी सही। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीपी एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि ये आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है स्वर संधि में किसका मेल होता है। क्वेश्चन है स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं संधि के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? संधि के बारे में। संधि कितने तरह की होती है? तीन तरह की होती है। पहली है स्वर संधि, है ना, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो संधि तीन तरह की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए थोड़ा सा बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि कब होगी? कब हम कहेंगे कि यह स्वर संधि है? तो जब स्वर का मेल हो किससे? स्वर से। जब स्वर का मेल हो स्वर से तो कहलाती है स्वर संधि। व्यंजन संधि कब कहलाएगी? चाहे स्वर हो चाहे हो व्यंजन, चाहे हो स्वर और चाहे हो व्यंजन, जब इसका मेल होगा व्यंजन से। किससे होगा? व्यंजन से। तो कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग के साथ, किसके साथ? विसर्ग के साथ जब मेल होता है स्वर का अथवा व्यंजन का तो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है विसर्ग संधि। फिर से देखिए, संधि तीन तरह की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कब होगी? जब स्वर और स्वर का मेल होगा तब स्वर संधि। जब स्वर या व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तब होगी व्यंजन संधि। और जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होगा तब हो जाएगी विसर्ग संधि। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। चीजों को नोट करते रहिए, चीजों को ध्यान से देखते रहिए। अब बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसके बारे में बात करते हैं? स्वर संधि के बारे में बात करते हैं।
तो स्वर संधि कितने तरह की? स्वर संधि होगी 5 तरह की। पहली कौन सी? पहली होगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, है ना। दूसरी होगी गुण स्वर संधि। फिर तीसरी कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। फिर नंबर 3 पे आएगी, नंबर 3 पे आएगी वृद्धि स्वर संधि। फिर नंबर 4 पे आएगी यड़ संधि। और नंबर 5 पे आएगी अयाद संधि। कौन सी? अयाद संधि। ठीक है। देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 तरह की। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद संधि। ठीक है, ये सभी स्वर संधि के ही भाग हैं। अब अगर हम बात करें कि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होगा, तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होगा अकह सवर्णे दीर्घः। क्या होगा? अकह सवर्णे दीर्घ। सीधे सीधे ऐसे प्रश्न आ सकता है, लिखा होगा संधि का सूत्र लिखा होगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सी संधि है, तो आपको सूत्र पहचानना बहुत जरूरी है। गुण स्वर संधि का होता आद गुणाः। क्या होगा? आद गुणाः। वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि। क्या होगा? वृद्धि रेचि, है ना। यड़ संधि का इको यड़चि। क्या होगा? इको यड़चि। और अयाद संधि का क्या होगा? अयाद संधि का सूत्र होगा एचो अयवाह। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए। फिर से मैं बात करता हूं। देखिए संधि, संधि होगी 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कब होगी? जब स्वर और स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि होगी। जब स्वर और व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तब होगी व्यंजन संधि। जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होगा तब होगा विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। कौन कौन सा? पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि, है ना। अब दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होगा? अकः सवर्णे दीर्घा। गुण स्वर संधि का सूत्र होगा आद गुणाः। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र होगा वृद्धि रेचि। यड़ संधि का सूत्र होगा इको यड़चि और अयाद संधि का सूत्र होगा एचो अयवाह। उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को नोट करते रहेंगे, देखते रहेंगे और अपने मित्रों को शेयर करते रहेंगे। लगातार आप हमको प्यार देते रहेंगे, हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे, हमें यही आशा है। और इसी आशा के साथ हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छा बेहतर कंटेंट लेके आए। तो लिखा हुआ है स्वर संधि में किसका मेल होता है। इतनी जानकारी लेने के बाद आपको पता चल गया होगा कि स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर का। किसका मेल होता है? स्वर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाता है क्या। तो देखिए, चलिए बात करते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय का एक अन्य दूसरा नाम है अविकारी शब्द। क्या नाम है? अविकारी। अविकारी शब्द। अव्यय का मतलब क्या है? अव्यय का मतलब है आधन व्यय। आधन व्यय का मतलब जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो या जिसमें क्या ना हो? परिवर्तन ना हो। भैया क्या ना हो? परिवर्तन ना हो। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द जिनमें काल के बदल जाने पर, लिंग के बदल जाने पर
वचन के बदल जाने पर कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, वही कहलाते हैं कौन? अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। और विकारी शब्द में कौन आएगा? विकारी शब्द भी होते हैं भैया। तो विकारी शब्द ऐसे शब्द काल लिंग वचन के परिवर्तन होने पर जो परिवर्तित हो जाएं वो कहलाते हैं विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत हम किसको शामिल करेंगे? ये होंगे विकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन कौन से? कह रहे हैं काल लिंग वचन आदि के परिवर्तित हो जाने पर, ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो जाएं वो विकारी और जो ना हो वो अविकारी। केवल बात को ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए और बस मोबाइल को रख दीजिए, वीडियो को देखते रहिए। बस आपको इतना करना है। अगर आप ध्यान से चीजों को सुनते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। ठीक है। विकारी शब्द में किसको किसको शामिल करते हैं हम? विकारी शब्द में आएगा संज्ञा। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये सब हो गए क्या? ये हो गए भैया विकारी शब्द। क्या हो गए? विकारी शब्द। तो दो तरह के शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, या हम कहें कि अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कह के बुलाते हैं। अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, अर्थात जिनमें परिवर्तन ना आए। तो लिंग वचन कारक आदि के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है वो अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, है ना। तो विकारी शब्द के अंतर्गत तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आ गया। अब हम देख लेते हैं कि अविकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा। ठीक है। अव्यय। क्या? अव्यय, अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है। तो अव्यय कितनी तरह के अव्यय होते हैं भैया? 5 तरह के। कितनी तरह के? 5 तरह के। कौन कौन? सबसे पहला तो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। और 5वें में आएगा निपात। क्या आएगा? निपात। तो अव्यय 5 तरह के। कितने तरह के? 5 तरह के। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ठीक है। और विकारी शब्द कितने तरह के? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण 4। अविकारी शब्द 5। ठीक है। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। किसके बारे में? क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय होंगे 4 प्रकार के, है ना। सबसे पहले कौन सा? स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। और तीसरा है, तीसरा कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और 5वां है चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अव्यय के बारे में।
अव्यय जो व्यय ना हो, जिनमें परिवर्तन ना आए, इन्हीं को हम अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आएगा। और विकारी शब्दों में क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आएगा। क्रिया विशेषण अव्यय भी चार तरह के, कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। चलिए ऊपर की ओर आते हैं और देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कह रहा था। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो वो क्या कहलाएगा? अब तो उत्तर बहुत ही स्पष्ट हो चुका है, आपको पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है, तो ये हो जाएगा अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ये लिखा हुआ है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की छोटी इकाई कहलाती है वर्ड। क्या कहलाती है? वर्ड। शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ड कहलाएगी। वर्ड को हम दूसरे नाम ध्वनि से बोलते हैं। क्या? ध्वनि। वर्ड या ध्वनि। वर्ड होते हैं कितने तरह के? वर्ड होते हैं टोटल 52। कितने वर्ड हो गए? 52, जिसमें से स्वर ध्वनियां, क्या? स्वर ध्वनि थोड़ा सा, जिसमें से स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी? जिसमें से स्वर ध्वनियों की संख्या 11 और व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी? व्यंजन ध्वनियां कितनी हो जाएंगी? 41, है ना। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ड या ध्वनि। कुल वर्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिनमें स्वर ध्वनियां होती हैं 11 और व्यंजन ध्वनियां होती हैं 41। अब देखिए जरा, अगर यही जो वर्ड है, क्या है? अगर यही जो वर्ड है, जैसे ले लिया हमने एक व्यंजन ध्वनि ले ली क, क्या ले ली? क। इसी व्यंजन ध्वनि में जब हम जोड़ते हैं किसको? किसी स्वर को। किसी व्यंजन ध्वनि में जब हम किसी स्वर को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है का होगा, और ये का क्या कहलाएगा? का कहलाएगा अक्षर। क्या कहलाएगा? अक्षर। ये आपसे पूछ सकता है कि किसी व्यंजन ध्वनि में जब स्वर मिलता है तो क्या बनता है? अक्षर बनता है, पद बनता है, पदबंध बनता है, उपवाक्य बनता है, वाक्य बनता है। कई आपको ऑप्शन दे सकता है और आपको सही करना होगा। तो देखिए अक्षर कब बनता है? जब किसी वर्ड में स्वर को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? अक्षर बनता है ना। और जब इसी अक्षर को हम सार्थक तरीके से रखते हैं तब बनता है शब्द। क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, इसी शब्द को जब हम आगे सार्थक तरीके से रखते हैं तब बनता है पद। क्या बनता है? पद। पद से क्या बनेगा? पदबंध बनेगा। पदबंध से क्या बनेगा? पदबंध से बनेगा उपवाक्य। क्या बनेगा? उपवाक्य। और उपवाक्य से क्या बनेगा? वाक्य। ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही जरूरी क्रम है आपके लिए, है ना। सबसे पहले वर्ड के बाद अक्षर के बाद शब्द के बाद पद के बाद पदबंध के बाद उपवाक्य और उपवाक्य के बाद क्या आएगा? वाक्य आएगा। जरूरी सूचना है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। चीजों को अच्छी तरीके से देखते और सुनते चलिए। लिखा हुआ है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी वर्ड कहलाएगी। चलिए आगे आते हैं और लिखा हुआ है उर्वशी किसकी रचना है ना। लिखा हुआ है उर्वशी किसकी रचना है। देखिए क्या कह रहे हैं? उर्वशी
उर्वशी, है ना। तो उर्वशी रचना है किसकी? उर्वशी रचना है दिनकर जी की। किसकी? दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है क्या? उर्वशी। चलिए अब आगे बात करते हैं। उर्वशी, उर्वशी क्या है? उर्वशी की अच्छा, उर्वशी एक नाटक है। क्या है? उर्वशी एक नाटक है और इसी उर्वशी नाटक पर आपको मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी नाटक पर सन 1972 में। कब? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का, भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला, भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961। कब से हुई थी? 1961 से हुई थी। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं, बात कर रहे हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1961 से। इसमें दिया क्या क्या जाता है? इसमें भैया रुपए 11 लाख। कितने? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। सरस्वती जी की मूर्ति दी जाती है। सरस्वती जी की मूर्ति दी जाती है। सरस्वती जी की मूर्ति, सरस्वती जी की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र। ठीक है, ये भैया इंतजाम हो गया आपका। ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1961 में शुरू हुआ था और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब ये बताइए आप लोग जरा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है कितनी भाषाओं में? ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 23 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन आप तैयारी कर रहे होंगे लगातार, दिन पर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, है ना। तो जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में तो 22 ही भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये 23वीं भाषा कौन सी है जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो 23वीं भाषा जिसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो है अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। तो 23वीं भाषा जिसमें, तो 22 भाषाएं जो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है उसमें, और प्लस अंग्रेजी भाषा में क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करते हैं तो जो अंग्रेजी भाषा की बात ही आ गई है, तो अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की वकालत सन 2016 में ही शुरू हो गई थी। और अगर हम बात करें कि पहला अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो पहला अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ
पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया भैया? अमिताभ घोष। किसको? अमिताभ घोष को दिया गया, है ना। चलिए अब बात करते हैं, तो पहला अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्राप्त किया? अमिताभ घोष ने, है ना। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को। ये मलयालम भाषा के लेखक हैं। कौन से? मलयालम भाषा के लेखक हैं। ये मलयालम भाषा के लेखक है भैया। ये मलयालम भाषा के लेखक हैं और इनको उपाधि दी गई है। कौन सी? इनको जी शंकर कुरूप को द ग्रेट पोएट। किसकी? द ग्रेट पोएट। इनको द ग्रेट पोएट की उपाधि दी गई है। किसको? जी शंकर कुरूप जी को। और हिंदी भाषा में पहला, हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पाता है? अच्छा, थोड़ी सी बात छूट गई है, रिकवर करते हैं। और लिखा हुआ है कि पहला अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष जी को मिला और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को मिला। और किस सन में मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी 1961 में ही, लेकिन इनको जो पुरस्कार मिला था वो मिला था 1965 में। कब मिला था? 1965 में। अब चलिए बात करते हैं हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन है? तो वो हैं पंत जी। कौन? पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी को और किस नाम से जानते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि किसको दी गई है? सुमित्रानंदन पंत जी को दी गई है। पंत जी को उनकी रचना चिदंबरा, किस पर? चिदंबरा पर सन 1968 में। कब? सन 1968 में हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि हैं हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी, जिनको उनकी रचना चिदंबरा पर सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी भैया। ठीक है, चलिए देखिए आपने जाना क्या क्या, थोड़ा सा पीछे आते हैं और रिकवर करते हैं। क्वेश्चन था उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी हमने बताया कि उर्वशी क्या है भैया? उर्वशी एक नाटक है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा नाटक लिखा गया उर्वशी, और इस पर सन 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें 11 लाख रुपए, सरस्वती जी की मूर्ति, प्रशस्ति पत्र शामिल है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में शामिल हैं, और 23वीं भाषा अंग्रेजी में दिया जाता है। पहला अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसने प्राप्त किया था उनका नाम था अमिताभ घोष जी। 1965 में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, है ना। नहीं, 1965 में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर हम कहें कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया सन 1965 में जी शंकर कुरूप जी, ये मलयालम भाषा के लेखक हैं। इनको द ग्रेट पोएट की उपाधि दी गई है। फिर बात करते हैं कि हिंदी भाषा में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किसने किया? सुमित्रानंदन पंत जी, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी रचना चिदंबरा पर 1968 में क्या मिला भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, तो अब बात करते हैं
थोड़ा सा और नीचे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी तर्कस के द्वारा जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा होगा वो ऑथेंटिक है भैया, और लगातार आपके काम में आने वाला है। आपको करना क्या है, बस कॉपी पेन निकालिए और जो भी आपको जानकारी सही लगे उसको अपनी कॉपी पे नोट करिए। जो आपको पहले से आता है उसको सुन लीजिए, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। किसके बारे में? रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो रामधारी सिंह दिनकर भैया छायावादोत्तर कवि है। क्या? छायावादोत्तर कवि है। रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर कवि है ना? ठीक है, अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर कवि हैं, और आपको मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी को 1959 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर जी को 1959 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको मिला, और 1959 में ही आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपने भैया प्राप्त किया। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके नाम अगर जानते हैं तो सबने उर्वशी पढ़ी होगी, है ना? पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है उसमें, है ना? और रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा, है ना? तो ये सभी, और ये इसका क्या नाम है, उर्वशी, इन पर तो इनको पुरस्कार ही मिला है भाई। तो ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको लिखनी है, पढ़नी है, याद करनी है। तो जो भी हमारे द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि कोई बिंदु छूट ना पाए, और आपको लगातार हमारी क्लासेस से कुछ ना कुछ प्राप्ति होती रहे। बस आपको करना यह है कि हमारे इसी उम्मीद को लगातार आपको बढ़ाए रखना है आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से। जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा हम अपनी क्लास को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको करना यह है कि जितने आपके इष्टगण हैं, मित्रगण हैं, उनको ये बताना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक भी नीचे हम पिन किए दे रहे हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो हमारी नोटिफिकेशन है वो छूट ना पाए, और लगातार आप हमारी कक्षाओं से लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ मैं देवेंद्र से आपसे विदा चाहता हूं, और आपको नए प्रैक्टिस बैच में हम फिर से मिलते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।